अपना अपना सुख। अमन के दोस्त कार्तिक का फोन था। मेरे ये बताने पर कि अमन खेलने गया है, वह मुझसे ही अपनी पढ़ाई संबंधी समस्या पूछने लगा। शायद वह जानता था कि अमन को मैं ही पढ़ाती हूँ। पूरी तरह संतुष्ट होकर उसने फोन रख दिया। इस लड़के को कुछ समझाकर जाने क्यों मुझे भी एक संतुष्टि का सा एहसास होता है। उसकी पढ़ाई के प्रति भूख मुझे लुभाती है, लेकिन जैसा कि अमन ने मुझे बताया कि वह औसत विद्यार्थियों में ही गिना जाता है, ये बात मुझे हैरान करती। पर होता है, कई विद्यार्थी जी जान लगाकर भी वह सब हासिल नहीं कर पाते जो एक विद्यार्थी थोड़ी सी मेहनत से ही हासिल कर लेता है। जैसे कि मेरे बेटे अमन के साथ है, जो हर साल अव्वल रहता है। कार्तिक उसका घनिष्ठ मित्र भी नहीं है, सहपाठी मात्र है। पढ़ाकू लड़के उसके दोस्त हो भी नहीं सकते। मैं कई बार सोचती हूँ अमन के पास कार्तिक जैसी पढ़ाई के प्रति भूख और लगन क्यों नहीं है, और कार्तिक के पास अमन जैसा तेज दिमाग और स्मरण शक्ति क्यों नहीं है। फिर अपनी ही सोच पर हंस पड़ती हूँ। बचपन में ऐसे ही टेढ़े सवाल मैं अपनी टीचर से भी करती थी। मैडम, मछली जमीन पर क्यों नहीं रहती और चॉकलेट पेड़ पर क्यों नहीं उगते? मैडम बड़े धैर्य और प्यार से मुझे समझाती थी, क्योंकि ईश्वर ने सभी के लिए एक जगह नियत की है। जिसे जितना मिलना चाहिए उसे उतना ही दिया है, तभी तो ये सृष्टि संतुलित रूप से चल रही है। ईश्वर पर भरोसा रखो, वह जो करता है भले के लिए ही करता है। आज भी उनका यही तर्क मेरे हर असंतोष को दबा देता है। फिर भी दिल में उस लड़के से मिलने की उत्कंठ लालसा जन्म ले चुकी थी। परीक्षा परिणाम वाले दिन यह लालसा पूरी भी हो गई। हम अमन की कक्षा की ओर जा रहे थे। सामने से आ रहे एक बच्चे ने मुझे नमस्ते आंटी कहा। वह अपने पिता के साथ खड़ा था। मैंने अमन से पूछा, कौन था ये? यही तो है कार्तिक। ओ, पहले बताता ना। उसकी मम्मी। कहते कहते मैं रुक गई। मैं भी तो अमन के संग अकेले ही आती हूँ, कभी भी उसके पापा साथ नहीं होते, बहुत व्यस्त जो रहते हैं। शायद उसकी मम्मी भी बहुत व्यस्त हो, या बीमार हो, या हो ही ना। तभी तो वह मुझसे अपनी समस्या शेयर करता है। छी, मैं भी क्या उलझुल बातें सोचने लगी। सिर झटक कर मैंने अमन के साथ उसकी कक्षा की ओर तेजी से कदम बढ़ा दिए। प्रथम स्थान पर अमन का नाम देख दिल खुशी से झूम उठा। कक्षा से बाहर निकले तो अमन के कुछ दोस्तों ने उसे घेर लिया। सब एक दूसरे की रिपोर्ट कार्ड देखने और आगे की प्लानिंग करने में लग गए। कार्तिक भी उनमें सम्मिलित हो गया, लिहाजा हम अभिभावकों को एक दूसरे की ओर मुखातिब होना पड़ा। आप अमन की मम्मी हैं? आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत होनहार है आपका बेटा। उसे शायद आप ही गाइड करती हैं। कार्तिक की भी आप बहुत मदद करती हैं। मुझसे तो वो अपनी कोई प्रॉब्लम डिस्कस ही नहीं करता। कितना कहता हूँ। वे थोड़ा रुके तो मुझे लगा मुझे भी कुछ बोलना चाहिए। कार्तिक की मम्मी नहीं आई साथ? घूम फिरकर जुबान पर वही सवाल आ गया जो इतनी देर से दिल में घुमड़ रहा था। जी नहीं, दरअसल वो काफी व्यस्त रहती हैं। अमन के पापा भी नजर नहीं आ रहे। आखिर वो सवाल उठ ही गया जिससे मैं बचना चाह रही थी। जी, वो आ नहीं पाए। चुनाव नजदीक है तो व्यस्तता बहुत बढ़ गई है। उनकी आंखों में प्रश्न चिन्ह उभरते देख मैंने स्वयं ही अगले पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर दे दिया। जी, दिनकर वर्मा मेरे पति हैं। ओह, आप दिनकर जी की पत्नी हैं? मेरी पत्नी रत्ना भी चुनाव की तैयारियों में व्यस्त है। मेरी आंखों में प्रश्न चिन्ह उभरते देख उन्होंने भी मेरी जिज्ञासा का समाधान कर दिया। जी, मैं मेयर रत्ना बिरला का पति हूँ। ओह, मैं जैसे आसमान से गिरी। मेरे पति की कट्टर राजनीतिक प्रतिद्वंदी? मैं उसी के पति से मित्रवत बतिया रही हूँ। कोई देख लेगा तो मैं चलती हूँ। अमन की स्टेशनरी वगैरह भी लेनी थी। अमन, चलो बेटे, देर हो रही है। पूरे रास्ते में पसीने पसीने होती रही। दिनकर को पता चल गया तो जाने क्या कह बैठे। मुझे खुद पर आश्चर्य होने लगा। मैं उस दिनकर से घबरा रही हूँ जिससे मैंने प्यार किया और घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की। वो दिनकर जिससे छोटी से छोटी बात शेयर किए बिना मुझे नींद नहीं आती थी। अब मैं बड़ी से बड़ी बात भी उससे छुपाने लगी हूँ कि पता नहीं क्या अर्थ लगा बैठे। हम दोनों एक ही कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहे थे। एक दूसरे की ओर कब आकर्षित हो बन गए, हमें ही पता न चला। कॉलेज के अंतिम वर्ष में दिनकर ने मेरे सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखा। ये जानते हुए भी कि दोनों के ही घर वाले राजी नहीं होंगे, हमने पढ़ाई खत्म कर शादी करने का निश्चय कर लिया। उसी वर्ष होने वाले छात्र संघ चुनाव में दिनकर को भी उनकी प्रतिभा देखते हुए जबरदस्ती उम्मीदवार बना दिया गया।
वे चुनाव जीत भी गए। जीत का सिलसिला जो उस दिन आरंभ हुआ वो आज तक जारी है। अपने वादे के मुताबिक डिग्री और नौकरी मिलते ही दिनकर ने मुझसे शादी कर ली, लेकिन इस दौरान वे मेरी सौत यानी राजनीति से भी गठबंधन कर चुके थे। लोकप्रिय नेता के रूप में एक बार उनकी छवि उभरी तो फिर उभरती ही चली गई। छात्र संघ चुनाव, स्थानीय चुनाव और अब यह विधानसभा चुनाव, सिलसिला था कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। चतुर राजनीतिज्ञ के मुखौटे के पीछे मेरा प्रियतम इंजीनियर दिनकर कहीं छुप सा गया था। अमन के लालन पालन में मैं खुद को कब तक डुबोए रखती। मेरे बार बार के इसरार से तंग आकर दिनकर ने एक दिन मुझसे वादा किया कि जिस दिन वे कोई चुनाव हार जाएंगे, राजनीति से हमेशा के लिए दामन छुड़ाकर मेरे दामन में आ समाएंगे। तब से आज तक मैं उस अदद हार का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। घर आते ही विचारों का काफिला थम गया। उस दिन फिर कार्तिक का फोन आया। हमेशा की तरह यह कहने के बावजूद कि अमन खेलने गया है, वह मुझसे ही अपनी प्रॉब्लम पूछने लगा। मैंने झुंझला कर कह दिया, तुम्हारी मम्मी के पास वक्त नहीं है तो अपने पापा से क्यों नहीं पूछते। दूसरी ओर एक क्षण को गहरा सन्नाटा सा छा गया। संभवतः उसे मुझसे ऐसे प्रत्युत्तर की उम्मीद नहीं थी। वह सहम गया था। मेरा मन गहरे पश्चाताप से भर उठा। मैं कहाँ का गुस्सा कहाँ निकाल रही हूँ। ओह सॉरी बेटा, पूछो क्या पूछना है। अपनी प्रॉब्लम पूछने के बाद भी कार्तिक ने फोन नहीं रखा। आंटी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो बेटे। मम्मी के पास मेरे लिए वक्त नहीं है। इस बात का अपराध बोध पापा को है। उसकी पूर्ति हेतु वे मेरा जरूरत से ज्यादा ख्याल रखने का प्रयास करते हैं। पर क्यों? मैं अब बच्चा नहीं हूँ, बड़ा हो गया हूँ, अपनी जिंदगी खुद जी सकता हूँ। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। बेकार ही आपको भी इतने समय तक परेशान करता रहा। अब आगे से। अरे नहीं बेटा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है तुम अपना समझकर मुझसे कुछ पूछते हो। तो पढ़ना पढ़ाना तो मेरी शुरू से ही हॉबी रही है। तुम निसंकोच कभी भी मुझे फोन कर सकते हो। थैंक यू आंटी। कार्तिक ने प्रसन्नता से फोन रख दिया तो मेरे दिल का बोझ कुछ हल्का हो गया। व्यर्थ ही बच्चे का दिल दुखा दिया था। अब कभी उसे इनकार नहीं करूंगी। मैंने मन ही मन निश्चय किया, लेकिन उसके मनोविज्ञान ने मुझे चौंका दिया। अवहेलना से लोग अवसाद में चले जाते हैं। ज्यादा प्यार देख रेख भी इंसान सह नहीं पाता, पर एक की अवहेलना की दूसरे द्वारा भरपाई भी किसी में आक्रोश जगा सकती है, ऐसा पहली बार देख रही थी। 2 दिन बाद ही मुझे अपने निश्चय पर पुनर्विचार करने की नौबत आ गई, जब दिनकर ने शाम को लौटते ही मुझ पर तर्क से प्रश्न दाग दिया। सरू, सुना है तुम किसी कार्तिक नाम के लड़के की पढ़ाई में मदद करती हो। मेरे हाँ कहने पर उन्होंने अगला प्रश्न दागा, जानती हो वो किसका लड़का है? जानती हूँ, मैंने ठंडे लेकिन संयत स्वर में कहा। फिर भी? दिनकर हैरान हो उठे। ये जानते हुए भी कि वो मेरा कट्टर प्रतिद्वंदी रत्ना बिड़ला का बेटा है, तुम उसकी मदद कैसे कर सकती हो सरू? अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में बच्चों को बीच में मत घसीटिए। कार्तिक अमन का दोस्त है। जिस तरह मैं अमन को कुछ समझाती हूँ, वह भी कुछ पूछ लेता है तो उसे भी समझा देती हूँ। लेकिन प्लीज, तुम्हारी राजनीति में मेरी कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही है दिनकर, और मैंने कभी उसमें दखल भी नहीं दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ तुम भी मेरे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करोगे। मेरे 2 टूक जवाब ने दिनकर की बोलती तो बंद कर दी, लेकिन उसके चेहरे पर उभर आई तिलमिलाहट आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। दिनकर के घर से बाहर निकलते ही अमन ने मेरा हाथ थाम लिया। मामा, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आज से मैं मन लगाकर पढ़ूंगा। कार्तिक को भी जो पढ़ाई संबंधी परेशानी आएगी उसे मैं सुलझाऊंगा। मैं उसकी पूरी मदद करूंगा। उसे आपसे बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अमन की आवाज से उसकी गंभीरता और दृढ़ निश्चय झलक रहा था। मैं हैरानी से उसे ताकती रह गई। जमाने भर को आगे बढ़ता देखती रही और ये भी नहीं जान पाई कि मेरा अपना बेटा कब इतना बड़ा और समझदार हो गया। अमन ने जो कहा वह करके भी दिखाया। पढ़ाई के प्रति वह अचानक ही बेहद संजीदा हो उठा था। इस बीच एक प्रदर्शनी में मेरी मुलाकात कार्तिक के पापा से हो गई। वे एक बार फिर मेरा आभार व्यक्त करने लगे कि मेरी और अमन की मदद की वजह से ही कार्तिक अब पढ़ाई में काफी अच्छा हो गया है। मैंने उन्हें कार्तिक के मनोविज्ञान से परिचित कराना जरूरी समझा। मेरी बात सुनकर वे थोड़ा गंभीर हो गए, फिर मुस्कुरा कर बोले, मैं उसकी भावनाएं समझता हूँ। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं रत्ना को भी कुछ कह नहीं सकता। सरिता जी, दुनिया में कुछ लोग कुछ विशेष प्रयोजन के लिए ही पैदा होते हैं। रत्ना बनी ही राजनीति के लिए है। उससे घर चलाने,
बच्चे पालने की उम्मीद रखना न केवल बेवकूफी होगी बल्कि उसकी प्रतिभा के साथ नाइंसाफी भी होगी। राजनीति उसका पहला प्यार है और रत्ना मेरा पहला और आखिरी प्यार है। मैं खुश हूँ क्योंकि मेरा प्यार अपने प्यार के संग खुश है। मैं मुग्ध निर्निमेष उन्हें निहारती रह गई। प्यार की ऐसी व्याख्या सुन मैं उनके जज्बे की घायल हो गई थी। मेरी आंखों में प्रशंसा के भाव शायद उन्होंने ताड़ लिए थे। इसमें प्रशंसा जैसी कोई बात नहीं है। मैं ऐसा दिल से चाहता हूँ और इसी में सुखी हूँ। हर एक इंसान का अपना अपना सुख होता है। आप ठीक कह रहे हैं। मेरा सुख आपके सुख से अलग है। न चाहते हुए भी मेरे दिल की व्यथा शब्दों में ढलकर बह निकली। घर लौटी तो मन बहुत हल्का हो गया था। अमन की प्रतियोगी परीक्षाएं समीप थी। वह जी जान से पढ़ाई में जुट गया था। मैं उसकी सफलता के प्रति आशान्वित थी, पर बढ़ती प्रतिस्पर्धा देख मन ही मन आशंकित भी थी। उसमें जितनी तेजी से शारीरिक परिवर्तन हो रहे थे, उतनी ही तेजी से मानसिक परिवर्तन भी हो रहे थे। उसका लंबा कद, उन्नत शारीरिक सौष्ठव उसे एक सुदर्शन युवक में तब्दील कर रहे थे। बचपना कहीं खो सा गया था। स्वभाव में धैर्य और गंभीरता आ गई थी। कभी कभी दोस्तों के बीच जब वह धारा प्रवाह किसी विषय पर बोल रहा होता तो मेरी नजरें उस पर ठहर सी जाती। फिर घबरा कर मैं ही अपनी नजरें हटा लेती, कहीं मेरे बेटे को मेरी ही नजर न लग जाए। उसे देखकर मुझे कॉलेज वाले दिनकर याद आ जाते। दिल एक अनजानी आशंका से धड़कने लगता। खैर, परीक्षाएं समाप्त हुई और रिजल्ट भी आ गया। अमन का आईआईटी में चयन हो गया। मेरा दिल बल्लियों उछलने लगा। बरसों की साथ पूरी हो गई थी। दिनकर भी बहुत खुश थे। ये अलग बात है कि चुनावों में व्यस्तता के कारण उनके पास इस खुशी को सेलिब्रेट करने का वक्त नहीं था। वोट पड़ चुके थे, मतगणना जारी थी और वे धड़कते दिल से परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे। पर इस परीक्षा परिणाम में मेरी कोई रुचि नहीं थी। इसलिए अमन ने जब दोस्तों द्वारा दी जा रही पार्टी में मुझे भी साथ चलने का प्रस्ताव रखा तो मैं सहर्ष मान गई। रास्ते में उसने बताया कि कार्तिक का भी एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हो गया है। सुनकर मेरी खुशियां दोगुनी हो गई। होटल में पार्टी अपने पूरे शबाब पर थी। कई अभिभावक एक दूसरे को बधाइयां देते हुए पार्टी का लुत्फ उठा रहे थे। मैं भी उनमें शामिल हो गई। तभी पीछे से बधाई हो सरिता जी के उल्लासित स्वर ने मुझे चौंका दिया। मुड़कर देखा, कार्तिक के पापा थे। जी धन्यवाद। आपको भी। कार्तिक की मेहनत रंग लाई। बात आगे बढ़ पाती इससे पहले ही किसी ने हॉल में लगा टीवी ऑन कर दिया। चुनाव परिणाम घोषित किए जा रहे थे। सबके साथ हमारी भी नजरें टीवी पर टिक गई। रत्ना जी भारी बहुमत से विजयी होकर प्रदेश की पहली महिला विधानसभा सदस्य बन गई थी। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी दिनकर वर्मा को 1 लाख से भी अधिक मतों से शिकस्त दी। टीवी उद्घोषणा सुन लेने के बाद भी मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या सचमुच मैं अपनी जीत की उद्घोषणा ही सुन रही थी? मेरे चेहरे पर उभरती प्रसन्नता की लहरों को मेरे सामने खड़े शख्स ने बखूबी पहचान लिया। बहुत बहुत बधाई हो सरिता जी। आपके सुख का दिन कर तो आज उदय हुआ है। हमारे आसपास खड़े हमें जानने वाले अभिभावक हमें आश्चर्य से घूरने लगे। अब मैं उन्हें कैसे समझाती कि सबका अपना अपना सुख होता है।